आज जो हम लोग करेंगे ना, ये फंडामेंटल राइट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको करेंगे। तो ये जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है ना, इसको हम लोग डील करेंगे ना आर्टिकल 17 की तरह। तो आप अगर देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 17 में मैं बताया था कि अगर ये कोई अगर स्टेट अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है कि अगर ये अनटचेबल, तो इसके लिए हम लोग कानून बना के रखे हैं ना, अगर आपको याद है तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट, क्या, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट। ये 1955 में अनटचेबिलिटी के नाम से था, फिर बाद में 76 में ये सिविल लिबर्टी एक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग जाते हैं। तो उसी तरह से इन सेम मैनर अगर ये आर्टिकल अगर यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 23 है, तो अगर कोई आर्टिकल 23 में कहता है क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। तो आप ह्यूमन बीइंग में ट्रैफिक नहीं, मतलब क्या है कि अगर आप ये जिस तरह से सामान का खरीद बिक्री होती है उस तरह से ह्यूमन बीइंग का नहीं करते। जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग आप ये वुमेन लोग का देखिएगा, मेनली प्रोस्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, तो वो सब बैन है, ठीक है ना। या बच्चा लोग का कर दिया जाता है चाइल्ड लेबर एंड ऑल करने के लिए, तो वो सब बैन है। अब प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, और आप इसमें ये भी है फोर्स लेबर भी आप नहीं करवा सकते हैं, जो बेगार एंड ऑल बोलते हैं कि काम करा लिया और पैसा नहीं देता या फोर्सफुली काम करवाता है जबरदस्ती, तो उस वो भी ये क्या है, ये बैन है। और ये अगर इसका किसी का अगर ये हो रहा है तो वो समझे वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 का इसमें ये हो रहा है। आप देखिए इसी के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं कि इंडिया में स्लेवरी बैन है। स्लेवरी ऐसा करके लिखा नहीं गया है, बट अगर आर्टिकल 23 का हवाला से आप ऐसा पढ़िएगा देन यू विल गेट टू नो दैट कि इंडिया में क्या है, स्लेवरी जो है बैन है। लेकिन हम लोग अब बात करते हैं क्या, ये मतलब 23 का बात करते हैं कि अगर कोई बॉन्डेड लेबर है या किसी को काम कराकर अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो क्या अगर कोई स्टेट करेगा, तो हम तो सीधा चल जाएंगे आर्टिकल 32 की तरह। देखिए जैसे अगर यहाँ पर ये है कि अगर ये स्टेट किया, तो स्टेट किया तो फिर हम चल जाएंगे आर्टिकल 32 की तरफ, फिर हम चल जाएंगे कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे अगर आर्टिकल 23 में है। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई इंडिविजुअल करेगा, उस केस में क्या अवश्य देख लीजिए, अगर ये कोई इंडिविजुअल करेगा, अगर ये कोई इंडिविजुअल करेगा तो फिर इसके लिए है अपने पास कानून है, ठीक है ना। कानून क्या है, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट, क्या, हाँ, बॉन्डेड लेबर एवोल्यूशन एक्ट, ये है 1976 में भी आया था क्या। अब उसके बाद क्या है, मिनिमम वेज एक्ट, क्या, हाँ, मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो ये दो कानून हैं, इस दोनों कानून के तहत हम ना क्या कर सकते हैं, ये बैन कर सकते हैं। क्या बैन कर सकते हैं, तो बेगारी बैन कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर बैन कर सकते हैं। तो इन दोनों कानून का हवाला देकर के अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो इन दोनों कानून के तहत जो भी पनिशमेंट होगा तो वो पनिशमेंट उस इंडिविजुअल को दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग की अगर आप बात करेंगे ना, तो मतलब आता है कि अगर ये तो क्या इसका, तो इमोरल ट्रैफिकिंग बात करें तो उस पर भी एक कानून है, इसको बोलते हैं हम लोग ITPA, ठीक है ना। ये 1956 में ऐसा करके बना था। तो ITPA क्या होता है, तो ITPA होता है क्या, इमोरल ट्रैफिकिंग, क्या, हाँ, इमोरल ट्रैफिक, ये क्या है, प्रिवेंशन प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो अगर जो भी आपको बताया ना कि अगर किसी मतलब ऐसा चाइल्ड या वुमेन को अगर उस तरह से अगर आप मतलब ऐसा करेंगे, सामान की तरह खरीद बिक्री करेंगे, इमोरल ट्रैफिकिंग करेंगे, तो उसके थ्रू ये प्रावधान। तो अगर ये दोनों कानून अगर नहीं रहेगा तो इन सब आर्टिकल का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कि इस तरह से ये प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे अपना आपको बताते हैं कि इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस एंड नॉन हजार्डस। तो इसको देखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए इसमें क्या करना है कि ये बात कर रहा है क्या कि चाइल्ड लेबर के बारे में जनरली ये बात कर रहा है कि चिल्ड्रन का है ना, क्या, हाँ, चिल्ड्रन का है ना कि उसको जो है कि हम लोग को फैक्ट्री एंड ऑल में, आप देखिएगा चिल्ड्रन का डिफिनेशन आ गया, तो ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है ना, तो ब्रिटिश लोग इसको 15 साल करते थे, तो हम लोग ना इसको 14 ईयर कंसिडर करते हैं। हाँ, तो 14 ईयर कंसिडर करते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई लॉ बना है, ऑब्वियसली इसके लिए लॉ बना है। तो इसके लिए जो लॉ बना है ना कि अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके लिए जो लॉ है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, क्या, हाँ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। तो ये अगर
अगर कोई ये आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो इससे है ना क्या, इससे हम लोग ये कानून बनाए और इसके थ्रू हम लोग इसको ट्रैफिकिंग को क्या, हाँ इसके ट्रैफिकिंग को हम लोग इसको ये कटल करने की कोशिश किए कि भाई ये 1986 वाला है, तो इसके थ्रू हम लोग ये किए ना कि हम लोग चाइल्ड लेबर को खत्म करने का कोशिश किए। लेकिन भाई ये लॉ एकदम लागू ही नहीं हो पाया ग्राउंड पर, क्या, हाँ ग्राउंड पर ये लॉ एकदम लागू ही नहीं हो पाया। क्यों भाई, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये था कि आप खुद समझ कर देखिए कि इंडिया जैसा कंट्री में जहाँ पर कि हर बिजनेस वाला का बच्चा उसके बिजनेस में काम करता ही है, दुकान उकान पर जाकर देख लीजिए तो बैठा, हमारा ही दोस्त सब रहता था दुकान पर बैठा था, स्कूल से आया अपना दुकान पर बैठा दुकान चला था। अब ये कानून आने के बाद क्या वो बच्चा लोग दुकान पर बैठ ही नहीं पा रहा था? तो क्या नहीं बैठेगा क्या? नहीं, वो बोला कि चलो लॉ जा बाहर में, हमारा तो बच्चा तो अपना अपना काम करेगा कि नहीं। तो ये कानून ना कोई ज़्यादा लोग फॉलो ही नहीं किया। तो अब उसके बाद जो है ना फिर इस कानून में थोड़ा चेंज लाया गया। चेंज ये लाया गया कि जो हम लोग 14 ईयर बोलते हैं ना, जो एडोलेसेंट बोल रहे हैं ना, तो ये होता है 14 प्लस, 14 से 18 ईयर तक का रहता है ना, तो उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। तो उसमें क्या अब क्या नियम बनाया गया कि हजारडस में तो बिल्कुल भी नहीं काम करेगा बच्चा लोग। उसका नॉन हजारडस में है ना, तो स्कूल के बाद क्या, हाँ आफ्टर स्कूल टाइम, आफ्टर स्कूल टाइम जो है ना, आप मतलब बच्चा लोग काम कर सकता है, अगर अपना बिजनेस हो तो उसमें काम कर सकता है। तो ये तब जाके लॉ में थोड़ा चेंजेस आया, तब जाके इसको ग्राउंड पर उस तरह से लागू किया गया। अब उसमें भी देखिएगा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या, हाँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ना, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि मतलब थोड़ा सा छूट है। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल टाइम है तो छोटा भीम का शूटिंग रुक जाएगा, नहीं, अगर वहाँ पर जो बच्चा लोग जो चाइल्ड आर्टिस्ट लोग काम कर रहा है, तो खैर ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उन लोग को ट्यूशन के लिए, अच्छा पढ़ाई के लिए वहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर वगैरह व्यवस्था करके रखेंगे। लेकिन चलिए उन लोग को शूटिंग के लिए दे दिया गया है कि हाँ ठीक है, अपना पेरेंट्स से परमिशन लेके वो सब कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ये चाइल्ड लेबर एंड ऑल करके, ये तो ये है क्या, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, आर्टिकल 23-24। तो ये इतना आपको एक बार देख लेना था, ठीक है। अब ये देखिए आर्टिकल 25 ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या, हाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपन लोग जानते ही है कि अपना जो कंट्री है यहाँ का सेकुलरिज्म जो है, अच्छा इस पर आने से पहले ना एक दो मतलब मेरे दिमाग में एक दो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप जो यहाँ पर बेगार की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ आपको एक आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल जो है ना 51A का डी है, क्या, हाँ 51A का डी। तो इस आर्टिकल में ना बात क्या आता है कि वेन एवर कंट्री विल कॉल यू फॉर द सर्विस ऑफ नेशन, कि अगर आपको अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है एंड ऑल, तो उसके लिए अगर आपको मतलब यू हैव टू गिव सर्विस टू योर नेशन, तो दैट यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर दैट एज अ बेगार। उसको आप बेगार नहीं मानेंगे कि आपका इंडिया पर अटैक कर दिया, अगर सेना आपका कम पड़ रहा है तो आपको बुलाया फोन करके कि भाई चलो सेना वहाँ पर लड़ना, हाँ लेकिन उसमें गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि हम इस कास्ट के बंदा को बुलाएंगे, उस कास्ट के बंदा को नहीं बुलाएंगे, इस रिलीजन के आदमी को बुलाएंगे, उस रिलीजन के आदमी को नहीं बुलाएंगे, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सीधा बुलाया जाएगा सबको। हाँ वो जेंडर के बेसिस पर कर सकती है कि हाँ महिला को नहीं बुलाए पुरुष को बुला ले, तो वो सब कर सकती है। लेकिन ये कास्ट और रिलीजन के बेस पर या रीजन के बेस पर कि हम बिहार को बुलाएंगे, पंजाब को नहीं बुलाएंगे, तमिलनाडु को नहीं बुलाएंगे और ये हिमाचल को बुलाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तब अगर सरकार बुला रही है ना, तो आपको उसमें उसको नहीं बोला जाएगा कि ये तो हमसे जबरदस्ती काम करा दिया जा रहा है, ये बॉन्डेड लेबर है, चाहे ये बेगार है, उसको आप वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, जैसे जेल में आप देखिएगा, हिंदी फिल्म तो देखे होंगे ना, तो उसमें बोला था कि इतना साल का सजा है, तब देखेगा आपको विनोद खन्ना, वो अमिताभ बच्चन, वो सब देखेंगे वहाँ पर, और रजनीकांत सब वहाँ पर ये कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है एकदम पूरा जाके। तो जेल में दिखाने का मतलब सीधे पत्थर तोड़ना दिखा दिया जाता है। काहे ऐसा करके दिखा दिया जाता है? क्या कि वो है ना रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उनको मिला हुआ है। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको जेल में जाकर काम भी करना होता है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि हमसे काम करवाया जा रहा था, ये बॉन्डेड लेबर हो गया, उसको आप वहाँ कंसीडर नहीं करना। हैविंग सेड दैट यू हैव टू नोट वन पॉइंट कि वहां पर भी जो मिनिमम वेज होता है ना, मतलब दिन भर अगर कहीं आप काम करते हैं, मिनिमम वेज सरकार तय कर रही है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप जेल में भी काम कर रहे हैं ना, तो वो मिनिमम वेज आपको सरकार की तरफ से मिले। तो ये चीज़ आप, ये दो बात आपको इसमें हमको ऐड करना था, तो ये बता दिया। अब हम लोग आते हैं ना किस पर आते हैं, तो अब फ्रीडम वाले पर आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उस पर क्या है ना, ये फ्रीडम वाले पर आपको देखना है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, क्या, हाँ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। यहाँ पर क्या है ना कि वेस्टर्न कंट्री की तरह नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि रिलीजन और अपना स्टेट का ना पूरा डाइवोर्स है, क्या, हाँ पूरा डाइवोर्स है, कि मतलब उन दोनों का कुछ साथ में है ही नहीं। लेकिन अपने यहाँ पर है ना, तब मतलब वाचफुल एम्बिवेलेंस है कि हम लोग पूरा देखते रहेंगे, आपको पूरा रिलीजन वहाँ पर है, हम यहाँ से देखते रहेंगे। हम ऐसा वॉल नहीं है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, नहीं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाल है, यहाँ पर है सब रिलीजन का आपस में देख रहा है। फिर एक समझिए ना, तो प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करते हैं, क्या, हाँ प्रिंसिपल डिस्टेंस, मतलब जिस रिलीजन से जितना डिस्टेंस रखना है ना, तो उतना डिस्टेंस जो है जिसको जितना ज़रूरत है उस तरह से डिस्टेंस बना के रखना है,
ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि हम लोग ना इंटरफेयर कर सकते हैं उसमें, जैसे सबरीमाला केस एंड ऑल, तो वहाँ पर ट्रिपल तलाक वाला केस एंड ऑल, तो वहाँ पर हम लोग देखें ना, तो इस तरह से प्रिंसिपल डिस्टेंस बना कर रखे हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस है, तो इसमें आपको फ्रीडम मिला है ना कि यू कैन प्रैक्टिस, क्या, हाँ, यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रोफेस एंड प्रोपोगेशन का भी, तो आपके रिलीजन का, प्रोफेशन का, प्रोपोगेशन का और प्रैक्टिस का, ये भी फ्रीडम आपको कहाँ पर मिला है, तो आर्टिकल 25 में मिला है। तो अपना वो है जो जो बोलते हैं ना, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ठीक है ना, सर्वधर्म समभाव एंड ऑल, टाइमलेस सिविलाइजेशन का इथोस है ये अपना इंडिया का। तो वो चीज़ें हैं। खैर अभी तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डाइल्यूट होते जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, द रिजीम विल चेंज एंड थिंग्स विल गेट बेटर एंड ऑल। तो ये है आर्टिकल 25 में आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। अब आर्टिकल 26 में आप बात करेंगे ना, तो ये देखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब आपका जो रिलीजन है ना, तो उसका अपने अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हैं क्या। हाँ, ये देखिए, ये इंडिविजुअल के लिए है। आर्टिकल 25 जो है एक इंडिविजुअल के लिए है, आर्टिकल 26 जो है ना, ये एक ग्रुप के लिए, एक समूह के लिए है। अब देखिएगा, रिलीजियस डोमिनेशन में ये आता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जो जो सबरीमाला केस जो हुआ था ना, कि बोला गया था कि जो मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो वुमेन है, तो वो लोग को अलाउ नहीं है उसमें, है ना क्या, क्योंकि हमारे लॉर्ड अयप्पा जो है वो मतलब ऐसा करके ये मतलब ऐसा प्रैक्टिस करते थे कि वहाँ पर वुमेन लोग का मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा। तो पहला ये देखा गया कि आपका ये जो नियम कानून बता रहे हैं, तो क्या आप एक अलग रिलीजियस डोमिनेशन डिनोमिनेशन है, अगर नहीं है तो आपका तो ये नियम कानून चलेगा नहीं अलग से। अगर आप अलग है तब ना आप, जैसे बुद्धिज्म को एक अलग माना गया है, जैनिज्म को एक अलग रिलीजन माना गया है, या उसका आप कहिए कि जैसे बुद्धिज्म में भी आप देखें हीनयान महायान, तो उसको एक अलग अलग डिनोमिनेशन माना गया है, तो इसीलिए उसका अलग अलग कानून को ये रखा जाता है। लेकिन इसका ना जो सबरीमाला वाला केस है, उसको अलग डिनोमिनेशन माना ही नहीं गया, इसीलिए आप देखिएगा कि उसका जो अपना मैनेज करने का, कि ये देखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, बोले कि आपका तो ये अलग रिलीजन ही नहीं है, तो आप अपना नियम कानून क्यों ही बना रहे थे। इसके लिए उसको स्क्वैश कर दिया गया, आप सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज कर दिया गया कि नहीं नहीं, सभी महिलाएं जा सकती हैं। तो इस तरह से है। तो ये आर्टिकल 26 जो है ना, एक ग्रुप का बात करता है, आर्टिकल 25 जो है ना, वो इंडिविजुअल का बात करता है। अब देखिए आर्टिकल 27 में क्या करता है, नॉट टू पे टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब देखिए, ये पर्टिकुलर वर्ड जो यहाँ पर लिखा गया है ना, वो मतलब यहाँ पर की है। कैसे की है, क्योंकि देखिए, ऐसा तो बात है नहीं कि आपका आपका पैसा को मतलब रिलीजियस काम में यूज नहीं किया जाता है। आप देखते हैं ना, कवरिया सब पर फूल बरसाया जाता है, हाँ हाँ हाँ, मैं भी कवरिया बनूंगा। बेवकूफ़ी मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये सब फालतू चीज़ सब है, उस सब पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ है कि नॉट टू पे टैक्सेस, तो आपका आपका आपसे इस तरह कह के टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा कि पैसा दीजिए और मतलब कि हमको कवरिया पर फूल बरसाना है, या पैसा दीजिए हम लोग को हज यात्री को भेजना है वहाँ पर मक्का मदीना भेज, नहीं, सिर्फ ये बोल के आपसे ये नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर आपका टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट मतलब जैसे जो हज के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी सब्सिडाइज कर दे, कि मान लीजिए 2 लाख खर्चा हो रहा है, तो 50,000 सरकार दे देगी। ये कवरिया सब भी जा रहा है, तो उसके लिए भी खाने पीने का, फूल बरसाने का व्यवस्था कर दे। तो इसमें क्या है कि किसी रिलीजन के साथ सरकार ये नहीं कर रही है कि हाँ हम सिर्फ इसी रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जिंगल बेल वाला आ गया, क्रिसमस आ गया, तो 2-4 क्रिसमस ट्री लगा दिया हर जगह। तो वो सब ऐसा सब रिलीजन के लिए सरकार करे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी एक रिलीजन को टारगेट करके सिर्फ उसके लिए पैसा मांगाना, तो फिर वो तो गलत है, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं जाता हूँ घूमने अक्षरधाम टेम्पल, तो हमसे तो पैसा लिया जाता है, तो पैसा तो नहीं लेना चाहिए। भाई एक बात समझ लीजिए, फी और टैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस, जमीन आसमान का डिफरेंस है। देखिए, फी जो है, फी जो आपसे कलेक्ट किया, वहाँ पर फी कलेक्ट किया जाता है, वो टैक्स नहीं हुआ। आप टैक्स का मतलब होता है कि आप मतलब समझ रहे हैं ना, आप किसी वहाँ पर जाए ना जाए, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपको इस तरह से जाएगा ही। लेकिन फी है कि आप वहाँ पर गए, तो आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ के फैसिलिटीज के लिए, ठीक है ना, वहाँ के सिक्योरिटी के लिए, तो उस सबको मेंटेन करने के लिए ना भाई वो पैसा लिया जाता है, तो वो फी है, समझे। तो ये आप फी में और टैक्स में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। तो वो बात हो गया, तो ये हो गया। अब 28 में कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या कहा जाता है ना, कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर हम पढ़े हैं, तो हम लोग ना मतलब वहाँ स्कूलों में भी कभी कभी सरस्वती पूजा ये सब मना लेते थे, जो कि यहाँ पर कह ये रहा है कि जहाँ पर 100% क्या, हाँ 100% अगर अगर कोई स्टेट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसा दे रही है, स्टेट मैनेज कर रही है, तो वहाँ पर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी इस टाइप का नहीं कर सकते हैं, समझे। ये इलीगल माना जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह की बात है। लेकिन मतलब हम लोग मना लेते तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो वो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे कि मतलब अगर कोई रिलीजियस बोल के ही अपना ये कर रहा है, तो वो अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे देता है। फिर आप ये है कि मतलब ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पर कि वेदर यू वांट टू अटेंड दैट रिलीजियस फंक्शन एंड ऑल। तो वो चीज़ है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मोरलेस बात इसमें यही है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में यही है, जैसे कि मान लीजिए कि मगही है, मैथिली है, चाहे भोजपुरी है, अगर किसी दिन हम लोग को लगा कि भाई कि हमारा ऐसा करके कमज़ोर हो रहा है, वैसे तो जैसे कि मतलब निरहू वगैरह सब जो है, रवि किशन, तो ये सब तो कमज़ोर होने नहीं देगा भोजपुरी को।
लेकिन बट स्टिल अगर आपको लगा कि हाँ कि हमारा मैथिली मगही ये लैंग्वेज को इस सबको हमको बचाना है, तो आप इसके लिए ना कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। सरकार तो इसको प्रमोट ही करेगी, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगी। वही बात है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो किस बेसिस पर? द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। हम लोग को लगता है अपना कल्चर प्रोटेक्ट करना है, जैसे ट्राइबल एंड ऑल को देखते हैं ना, तो पूरा अपना कल्चर को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है, स्क्रिप्ट या लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसके मतलब तो ये क्या है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन देगी गवर्नमेंट। तो ये आपका क्या है, आर्टिकल 29 हो गया। अब आर्टिकल 30 में करा है क्या, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब मान लीजिए कोई पंजाब से बंदा आया, तो वो यहाँ पर अपना दिल्ली में अपना बच्चा लोगों को पढ़ा रहा है, जिस स्कूल में जा रहा है तो बोला कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे और अदर लैंग्वेज लेना है तो फ्रेंच ले ले, चाहे जर्मन ले ले। तो ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं कि हम मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ पर बच्चा लोग पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में, तो उसको दूसरा देश का लैंग्वेज उंग्वेज सिखाने की बात करता है कि फ्रेंच सीखे कि जर्मन। हम तो सुने तो हमारा हालत ख़राब हो गया था कि बाप रे बाप, कहाँ का आदमी सब आ गए ना। लेकिन ये होता है, चलिए ठीक है, अच्छी बात, हम क्या कहें इस पर। अब ये देखिए, तो कह रहा है राइट टू एस्टैब्लिश तो अब वो पंजाब का आदमी है, तो बेचारा बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। वो सोच रहा था कि थोड़ा पंजाबी यहाँ पर पढ़ाया जाता था, हमारा ठीक रहता हमारे लिए, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है ना कि अपना एक ऐसा स्कूल बना सकता है कि जिसमें वो सिर्फ पंजाबी में ही पढ़ाए, वो अपना पंजाबी मतलब कल्चर को, अपना पंजाबी लैंग्वेज को, तो उस तरह से वो उसको मतलब बढ़ाए, तो ऐसा वो कर सकता है। तो ये राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसका ये राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, खोल सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। तो यही आर्टिकल 30 है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग मतलब इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको ये रहे कि ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है ना, तो इसमें क्या रहता है ना कि थोड़ा सा एक चीज़ तो आपको हमेशा याद रखना होता है, क्या कि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा रहता है। तो आप देखिएगा फाउंडिंग फादर में से कुछ लोग इतना भी बोले थे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि एक बार तो आप एक हाथ से तो आप देते हैं फंडामेंटल राइट और दूसरे हाथ से छीन ले रहे हैं, तो ये कौन यहाँ राइट दिए कि कौन मतलब हुआ। हर राइट के साथ आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हर राइट के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए। तो हम आपको एक बात इसमें बताना चाहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है मतलब यूपीएससी में भी, कि मतलब इस तरह से क्या ये सही है कि फंडामेंटल राइट एक हाथ से तो सिटीजन को मिला है, लेकिन दूसरे हाथ से उसे छीन लिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कीजिएगा तो हम पीएमसीएच से याद कर लिए क्या, हाँ पीएमसीएच। तो ये किसका याद किए हो तुम, ये हम याद किया आर्टिकल 25 का। ये इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, जिसमें कि प्रोफेस है, प्रैक्टिस है एंड प्रोपोगेट है। तो उसका जो है ना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कीजिएगा तो पीएमसीएच से आप याद कर लीजिएगा। जैसे पी से आ जाएगा आपका पब्लिक ऑर्डर, क्या, हाँ पब्लिक ऑर्डर। एम से आ जाएगा मोरालिटी। अब देखिए सी से तो 3 तो याद आ ही जाएगा। तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल है ना, तो उसका भी आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और हाँ, और एस से आ जाएगा हेल्थ। अच्छा, एस से हेल्थ आएगा, इसीलिए आप पीएमसीएच याद कर लिए। हाँ, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है किसका, तो ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का। तो अगर ऐसा करके सेकुलरिज्म से पूछा है तो आप ये आर्टिकल भी लिख दीजिएगा, उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लिख दीजिएगा, तब अपना बात सब लिखिएगा, तो थोड़ा सा और लोडेड हो जाएगा आपका आंसर, 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये हो गया। और उसी तरह से अगर आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर कीजिएगा, तो इसमें क्या है, तो इसमें ये सी वाला पार्ट नहीं है, इसमें 3 ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। इसमें 3 ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें क्या है, तो सिर्फ पी है मतलब पब्लिक ऑर्डर है, एंड मोरालिटी है, एंड क्या है, ये हेल्थ है। यही 3 जो है कि इसमें क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो यही बात है, यही सब आपसे बातें करनी थी। अब ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट के। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। क्या, हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन भी आया है, उसको भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है कि मतलब आर्टिकल जो 21A है ना, क्या, हाँ आर्टिकल 21A है, जिसमें बोला ना कि से आपका कोई मतलब पर्सनल लिबर्टी और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कोई छीन नहीं सकता है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इसका इंटरप्रिटेशन ना टाइम टू टाइम ना सुप्रीम कोर्ट मतलब अलग अलग ढंग से किया है, और इसको और एक्सपैंड करते हुए चला गया है। तो वो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को पूरा हम लोग आंसर करेंगे। इसका पूरा कि कौन कौन सा केस है, जैसे सुभाष कुमार केस हो गया, ठीक है ना, वो फिर के ये ओल्गा टेलिस वाला केस हो गया, मेनका गांधी वाला केस हो गया। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 32, इससे आप क्या समझते हैं, पूछा गया था। तो ये दोनों 2 क्वेश्चन ही है, समझिए, तो 2 क्वेश्चन ही है जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तुमने 31 छोड़ दिया, अरे नहीं, 31 जो है ना वो रिपील हो गया है। आप मत समझिए कि आर्टिकल 31 हम छोड़ दिया, वो रिपील हो गया है। आपको हम बताएं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1978 में आया था, तो उसके थ्रू ना हम लोग ना आर्टिकल 31 को, जो कि प्रॉपर्टी राइट था, तो उसको हम लोग रिपील कर दिए गए हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। अब 300A में, अभी ये 300A में है, ठीक है। तो बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।